खट्टी मीठी कहानियाँ। परम ने रीमा से लव मैरिज की थी। रीमा एक मॉडर्न लड़की थी। उसने पहले ही दिन परम से कह दिया, देखो परम, हमारी शादी हो तो गई है, पर मैं तुम्हारी फैमिली के साथ एक घर में नहीं रह सकती। मुझे अलग अपने घर में रहना है। लेकिन मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, उनसे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हर लड़के को यही लगता है कि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, और होती भी होगी शायद। मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली बुरी होती है, पर वही फैमिली घर आई बहू के साथ अच्छा सलूक नहीं कर पाती। तुम मेरी फैमिली को एक मौका तो दो। मैंने अपनी मम्मी को अपने घर में सिर्फ ताने और बुरा भला सुनते ही देखा है, और वो सब मुझसे नहीं झेला जाएगा। इसलिए प्लीज मुझे फोर्स मत करो। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो मेरे कहने से प्लीज मेरी फैमिली को एक मौका देकर देखो। ठीक है। परम तो मेरी बात मानेगा नहीं। मुझे मजबूरन यहीं रहना पड़ेगा, पर मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। मैं इस घर में इतना कलेश करूंगी कि मेरी सास तंग आकर हमें यहाँ से चले जाने के लिए कहेगी। अगली सुबह वो देर से उठती है और देखती है कि उसकी सास ने नाश्ता बना लिया है और उसका पति काम पर जा चुका है। अरे आओ आओ बहू, नाश्ता कर लो। आपने नाश्ता क्यों बनाया और मुझे उठाया क्यों नहीं? ये काम पर चले गए हैं क्या? मैंने सोचा तू थकी होगी, इसलिए नहीं उठाया। आजा, आकर चाय पी ले। फालतू बात न करिए आप। क्या आप ये साबित करना चाहती हैं कि मैं इतना नकारा हूँ कि अपने पति को नाश्ता बनाकर भी नहीं दे सकती? अरे बहू, मैंने ऐसा कब कहा? कहा नहीं, पर काम तो ऐसा ही किया ना। अब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एक दिन शाम के वक्त, रीमा, आज क्या बनाओगी शाम को? जो आप बताओ वो बना दूं। हाँ, तो गोभी आलू बना लो। ठीक है। सीमा किचन में खाना बना रही है और जब सबके लिए खाना निकालती है, अब बताती हूँ इस बुढ़िया को, बड़ी महान बनने की कोशिश में लगी रहती है। तो अपनी सास के प्लेट में ज्यादा नमक डाल देती है। सीमा खाना परोसती है। बहुत तेज से भूख लगी है, चलो जल्दी से खाना खाते हैं। हाँ जी, खा लीजिए। हाँ, तुम भी बैठ जाओ बहू। हाँ बहू, तुम भी बैठो, खाना बनाकर थक गई होगी। और तभी पहला निवाला मुंह में रखते ही कुसुम बोलती है, अरे रीमा, तुमने तो इसमें नमक बहुत तेज कर दिया है। नहीं मम्मी जी, नमक तो बिल्कुल सही है। नहीं बेटा, तेज है। ए जी, आप बताइए जरा, नमक तेज है क्या? पापा, आप भी बताइए। नहीं, नमक तो सही है। हाँ, मेरे हिसाब से भी नमक बिल्कुल सही है। अरे, आप लोग जबरदस्ती बहू की साइड ले रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? जब मैंने सही नमक डाला है, तो आप जबरदस्ती क्यों मुझे गलत साबित करने पर तुली हैं? आपको अगर मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है, तो आप मुझे साफ साफ बता दीजिए। कम से कम ऐसे काम तो न करिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो रहने दीजिए आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। आपको तो बहुत अच्छा लगता है मेरी बेइज्जती करना। जबान संभाल कर बात करो रीमा। भूलो मत कि तुम मेरी माँ से बात कर रही हो। हाँ हाँ, आप तो अपनी माँ की ही साइड लोगे। अरे तुम लोग बैठ जाओ, क्यों ऐसे लड़ रहे हो? आप भी ना हद करती हो माँ। अब तो खुश हो ना? सीमा बिन कुछ बोले अंदर चली जाती है। और रखो मुझे अपने साथ में, यही होगा। मैं तब तक इनका जीना हराम करके रखूंगी जब तक मेरा अपना घर नहीं हो जाता। रीमा, तुम थोड़ा बर्दाश्त कर सकती हो यार। अगर मम्मी ने बोल दिया कि नमक ज्यादा है, तो अच्छा ठीक है बोल के चुप हो जाती। लड़ने की क्या जरूरत थी? अच्छा, मैं बर्दाश्त करूं और वो मेरे सही खाने में कमी निकाले तो कुछ नहीं। आप तो उन्हीं के बेटे हो ना, इसलिए उन्हीं की साइड लोगे। तो फिर चुप रहो आप। रीमा पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके सास ससुर उससे परेशान होकर उसे अलग घर में रहने के लिए कह दें, पर ऐसा हो नहीं रहा था। फिर एक दिन,
मुझे आप सबको कुछ बताना है। मैं पेट से हूँ। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे, मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। इसका मतलब मैं दादा बनने वाला हूँ। कुछ वक्त बाद जैसे ही कुसुम आगे बढ़ती है तो सीमा उससे जानबूझकर टकरा जाती है और गिर पड़ती है। परम उसे उठाता है। माँ जी, मैंने आपको अभी बताया ना कि मैं पेट से हूँ और आप मुझे धक्का मारकर गिरा रही हैं। कितनी अजीब है आप। नहीं बेटा, गलती से धक्का लग गया। अब तक तो जो कुछ भी हुआ वो सब तो कोई बात नहीं, पर अब मैं गर्भवती हूँ और मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं इस घर में कभी नहीं रह सकती। मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं अपने बच्ची की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकती। अरे, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। ठीक है, तुम लोग चले ही जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे को मेरी वजह से कुछ हो। हाँ हाँ, आप तो रहने ही दीजिए, झूठी फिक्र मत दिखाइए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। उन सब में बुरी तरह बहस होती है और अंत में परम और सीमा अपना सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। वो दोनों नए घर में आते हैं और सीमा बहुत खुश होती है। अब हम अपनी लाइफ सुकून से जी पाएंगे। हाँ, बस तुम खुश रहो। एक सुबह अचानक परम की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अरे, आपकी तो तबीयत बहुत खराब है। रुकिए, मैं डॉक्टर से दवाई लेकर आती हूँ। रीमा परम की बहुत देखभाल करती है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। उल्टा रीमा भी बीमार पड़ जाती है। अब दोनों पति पत्नी बिस्तर से लग चुके थे। कुछ दिन बाद और सहा नहीं जाता। कितनी कमजोर हो गई हूँ मैं। और आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मैं माँ और पिताजी को बुला रहा हूँ, वरना हम दोनों ऐसे ही मर जाएंगे। नहीं, उन्हें मत बुलाइए, वो हमें बहुत ताने देंगे। चुप रहो तुम। हेलो माँ। परम फोन करता है और उसके माता पिता आ जाते हैं। हाय मेरा बच्चा, मेरी बहू, क्या हो गया तुम दोनों को? मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। कुसुम और देवेंद्र उन दोनों की बहुत सेवा करते हैं। अपने सास ससुर को अपनी इतनी सेवा करते देखकर रीमा का दिल पसीज जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने अपने सास ससुर के साथ बहुत गलत किया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी इतनी सेवा करते देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि परिवार की अहमियत को मैंने नहीं समझा। आप लोग मेरे साथ सही करते थे, पर मेरे सर पर ही भूत सवार था कि मुझे अलग रहना है। ऐसा मत कहो बहू। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं भी ऐसा ही सोचती थी, पर बाद में मुझे समझ आया कि परिवार के बिना सब बेकार है। मुझे भी माफ कर दीजिए माँ कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। तू तो मेरा बहुत आज्ञाकारी बेटा है। अगर फैमिली ड्रामा पूरा हो गया हो तो अब घर चले। अब चलो, जल्दी घर लौट चलो। हाँ माँ जी, चलिए, जल्दी चलिए। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। चलो बेटा, सबको ही चलो। रीमा को दूर होकर समझ आया कि परिवार कितना जरूरी है। अब वो सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। सुबह होते ही निकल जाती है।
कहाँ गई है, क्या करने गई है, कुछ भी नहीं बताती। अपने पिताजी की मौत के बाद से ये लड़की थोड़ी अजीब सी हो गई है। अरे वो ये नहीं समझती कि जब लोगों के घर काम करना है तो उसे उनकी मर्जी के मुताबिक ही चलना पड़ेगा ना। तू कहाँ गई थी रे? मैदान में दौड़ने गई थी माँ। मतलब अभी तक तेरा भूत नहीं उतरा? माँ ऐसा मत कहिए, ये पापा का सपना था। अरे तेरे पापा ऊपर चले गए हैं और उनके साथ उनका सपना भी ऊपर चला गया। अब हमारा सपना सिर्फ अपना पेट पालना है रे। जा कल की रोटी खाकर मुझ पर एहसान कर। उसके बाद बशाक भाभी के घर जाकर बर्तन धोना है। मैं बाद में आती हूँ। माँ मुझे फिर से दौड़ने का मन करता है। नहीं, अब ये सब नहीं चलेगा। मुझसे तू ये सब बातें मत करना। जा अब सर झुकाकर अंदर चली जा। क्या बात है रे, तू आज भी देर से आई? तुझे पता नहीं क्या कि बर्तन धोए बिना मैं खाना बनाना शुरू नहीं कर सकती? कल से और देर नहीं होगी चाची। अरे रोज ही तो एक ही बात करती हो। कल भी अगर तुमने देर की तो देख लेना, फिर यहाँ आने की और जरूरत नहीं। पापा आप हमें यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? पापा मुझे दौड़ने का बहुत मन करता है। मन करता है कि मैं दौड़ते दौड़ते उड़ जाऊं। तुम सुबह प्रैक्टिस में क्यों नहीं आई? वो सर, माँ ने मुझे दौड़ने से मना किया है। क्यों? दरअसल लोगों के घर काम पर जाने में देर हो जाती है। तो फिर सुबह एक घर के काम को तुम छोड़ सकती हो क्या? नहीं सर जी, ऐसा करने से हम खाली पेट रह जाएंगे। एक घर के काम को छोड़ने से तुम भूखी रह जाओगी। जी सर, मैं और माँ दोनों लोगों के घर काम करके जो पैसे कमाते हैं उसी में हमारा गुजर बसर चलता है। मैं चलती हूँ सर। अगर आज देर हो गई तो बशाक चाची फिर डांटेंगी। दौड़ 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 प्रतियोगिता। इस रविवार इस गांव और आसपास के गांव के लड़कों और लड़कियों के बीच दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार है 1000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार है 700 रुपए और तीसरा पुरस्कार है 500 रुपए। दौड़ 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 प्रतियोगिता। अरे यहाँ माँ बेटी दोनों तो बहुत सुखी लग रहे हो, तो फिर मेरी सुख को छीन कर तुम्हें क्या मिलता है भला? आइए आइए महाजन बाबू, आइए। तुम्हारी खातिरदारी का समय नहीं है मेरे पास। सुनो, अगर तुम आने वाले महीने में अपना ब्याज नहीं चुका पाओगी तो इस घर को खो बैठोगी। मुझे बस थोड़ा और समय दीजिए महाजन बाबू। आप तो देख ही सकते हैं इसके पिताजी के जाने के बाद से। वो तो हो गया। तुम्हारा पति तो फिर भी हर महीने कुछ न कुछ ब्याज दे ही देता था, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं देती। ये सारी मुसीबतें मेरे ही सर पर आती है। आपका ब्याज कितना होगा? अरे वाह, तुम्हारी बेटी तो आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगी है। क्यों बेटा, तुम चुकाओगी क्या? मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। अरे चुप करना। क्या हुआ, आप बोलिए। ठीक है तो सुनो, 3 महीने का ब्याज होता है 1500 रुपए और असल कर्ज था 15,000 रुपए का। जी दे दूंगी। अरे वाह वाह चिंतामणि, जब तुम्हारी बेटी ने कह दिया है कि दे देगी तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। अगले महीने से मैं ब्याज लेने नहीं आऊंगा, सीधे मेरे घर पहुंचा देना, वरना इस घर से हाथ धो बैठोगी। ये क्या कर दिया तूने?
इसे और उकसाकर गुस्सा दिला दिया। माँ, वो आपके साथ बुरी तरह बात कर रहा था। अरे उन सभी बातों को तो सुनकर भूल जाना चाहिए। नहीं माँ, मैं आपका अपमान नहीं सह सकती। अभी तुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? मैं देखती हूँ, आप खाना खाइए। कुछ दिन बाद अरे यहाँ आओ, मैदान में आओ। तुम वहाँ खड़ी होकर क्या देख रही हो? नहीं सर, मैं प्रैक्टिस करने नहीं आई हूँ। तो फिर? दरअसल मुझे कुछ पैसे चाहिए महाजन को देने के लिए, नहीं तो हम अपना घर खो बैठेंगे। कितने पैसे? अभी के लिए सिर्फ 1500 चाहिए। इतने पैसे एक साथ मैं कहाँ से लाऊंगा? सर, आपको इतने पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गांव के दौड़ प्रतियोगिता में भाग लूंगी। प्राइज में मिले पैसों के अलावा बस आप बाकी पैसे दे दीजिएगा। तुम उस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने प्रैक्टिस को बेकार जाने दोगी? तुम मैराथन दौड़ने के लिए बनी हो। सर, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पापा की चावल की जमीन को भी हमें बेचना पड़ेगा। चलती हूँ सर। दौड़ 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 प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार है 1000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार है 700 रुपए और तीसरा पुरस्कार है 500 रुपए। सामने हमारे गांव की लड़की है। वो सभी लड़कियों को पीछे छोड़कर जा रही है। वो दौड़ रही है या उड़ रही है ये बताना मुश्किल है। अरे ये क्या हो रहा है? वो इतना तेज दौड़ रही है कि सभी अचंभित है। और तेज मामोनी, और तेज। हुर्रे! मामोनी, 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 मामोनी। बहुत बढ़िया चिंतामणि, तुम्हारी बेटी ने दौड़कर कमाना सीख लिया है। अब क्या, अब तुम भी दौड़ो। माँ क्या करेंगी क्या नहीं वो मैं समझ लूंगी। चल चल कर चल। अभी से इतना घमंड, देखता हूँ कब तक रहेगा। कुछ दिन बाद ऐसा नहीं चलेगा। रोज रोज किसी वजह से देर आने से तो अच्छा है तुम और आओ ही मत। चिंतामणि, तुम्हारी बेटी की वजह से मुझे तुम्हें काम से निकालना पड़ेगा। ऐसा मत कीजिए भाभी, हम भूखे मर जाएंगे। तुम्हारे जीने और मरने की बात तुम्हारी बेटी समझेगी। कल से और आने की जरूरत नहीं है। अरे करमजली, इतने दिनों से तूने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्या करूँ माँ, मेरे सर जी कहते हैं कि मैं मैराथन दौड़ सकती हूँ, इसलिए मैं मैदान में जाती हूँ। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है ना कि अब ये सब बंद कर, बंद कर। चिंतामणि, सुनो चिंतामणि, तुम्हारी बेटी लोगों के घर में काम करने के लिए नहीं जन्मी है। उसका एक बड़ा भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। नहीं भाई साहब, हम गरीब लोग हैं, हम ऐसे शौक नहीं पाल सकते। बस थोड़ा कष्ट करो चिंतामणि, फिर देखना आने वाला भविष्य कितना सुनहरा रहेगा। भविष्य की बात सोचेंगे तो हम अभी क्या खाएंगे भाई साहब? उसकी चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ प्रबंध कर दूंगा। भाई साहब, भले ही वो घर में काम करना छोड़ दे, वो सब मैं कर लूंगी, लेकिन मैं इसका खर्च कैसे उठाऊंगी? अरे कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। मैंने एक इंसान से बात की है, आप कल से उसे मैदान भेज दीजिएगा। ठीक है, तब जब आप कह रहे हैं तो इसे अपने पिताजी का सपना पूरा करने का मौका देती हूँ। माँ, मामोनी, पैर को सीधा करो। हाँ, जंप जंप, और पैर को मिट्टी में जोर से रखो। यस, वेरी गुड। चलो, लॉन्ग रन। तो क्या कहते हैं आप? गुड, मैं सब कुछ प्रबंध करता हूँ।
लेकिन उसके पैर में जूते क्यों नहीं है? जूते खरीदने के पैसे ही नहीं है सर। ये लो 500 रुपए। पहले उसे जूते पहनाओ, फिर देखते हैं। वो देख, काम वाली लड़की लोगों के घरों में काम करती थी और आज मैराथन में दौड़ेगी। लेकिन सुना है कि बहुत अच्छा दौड़ती है। ये दौड़ेगी? मैं इसे मैराथन तक पहुंचने दूंगी तब ना। तुम क्या करोगी? प्रूफ टेस्ट के समय इसे मैदान में आने ही नहीं दूंगी। जो भी करना जरा संभल के करना। तुमने क्या किया? उसे कमरे में बंद कर दिया। तुमने उससे क्या कहा? कहा कि कोच सर उसे बुला रहे हैं। फिर मामोनी जब उस कमरे में गई तो उसे बाहर से बंद कर दिया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना। वो मेरा नाम बुला रहे हैं, दरवाजा खोलो ना प्लीज। अरे कहाँ थी तुम? वो कमरे का दरवाजा अटक गया है। अरे ये क्या? डॉक्टर, डॉक्टर, यहाँ आइए। On your mark, get set, go! मैराथन प्रूफ टेस्ट रेस में प्रथम हुई है मामोनी और उसे मैराथन रेस के लिए चुना जाता है। माँ, 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 मैं मैराथन के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। क्या मतलब? इसका मतलब मामोनी को मैराथन में दौड़ने के लिए चुना गया है। सच? मेरी बच्ची। दिव्या, दिव्या, सुन ना। तू जानती है ना मैं तुझसे प्यार करता हूँ। कितने साल हो गए तेरे आगे पीछे चक्कर लगाते। अब मान भी जाओ ना। देखो, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं सच में तुझसे प्यार करता हूँ। पूरे 3 साल मैंने तेरे कॉलेज के चक्कर लगाया, तेरे घर के चक्कर लगाया। अब तू नौकरी करने लगी, बन गया ना तेरा कैरियर, हो गए सारे शौक पूरे। अब अपन से शादी मना लेना। गेट लॉस्ट। अभी के अभी तमाशा बना कर रख दिया है। तुम्हें समझ नहीं आता? मेरा जवाब ना था, ना है और ना ही रहेगा। क्या मैंने कभी भी कहा कि तुम मेरे पीछे आओ या कोई सिग्नल दिया हो ऐसा कि तुम्हें लगे मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ? भगवान के लिए मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। देख, इतने सालों में मैं कभी बदतमीजी किया तेरे साथ? नहीं ना? तू बहुत अच्छी लगती मेरे को। फर्स्ट टाइम देखा तभी सोच लिया था तू तो मेरी ही बनेगी। मेरी नहीं तो किसी की नहीं।
मेरे से शादी मना ले, रानी बनाकर रखेगा तेरे को। ये नौकरी वोकरी की भी कोई जरूरत नहीं है तेरे को, राज करेगी तू, राज। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तेरे जैसे लड़के को मैं ऑफिस में चपरासी भी ना रखूं। मुझसे शादी करोगे तुम? अब मेरा रास्ता छोड़ो, नहीं तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। दिव्या की बात सुनकर सुनील ने उसका रास्ता छोड़ दिया। माँ, वो सिरफिरा सुनील आज फिर मुझसे टकरा गया था। बोल रहा था उससे शादी कर लूं। बहुत हो गया माँ, अब पुलिस के पास चलते हैं। मेरा जीना दुश्वार कर रखा है उसने। देख बेटा, वो ठीक लोग नहीं हैं, उनसे उलझकर कोई फायदा नहीं है। तू बस उस पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर। माँ, इस तरह तो उसकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। पहले कॉलेज के बाहर खड़ा होकर घूरता था, फिर घर के चक्कर काटने लगा, अब तो मेरे ऑफिस तक पहुंच गया है। कल को मेरा हाथ पकड़ लेगा, मुझे उठा कर ले जाएगा। हम बस इनसे डरते रह जाएंगे। ऐसी बात नहीं करते बेटा, मेरा दिल तो वैसे ही घबरा रहा है। बस माँ, अब डरने का समय खत्म। हम अभी के अभी पुलिस कंप्लेन करेंगे। दिव्या अपनी माँ के साथ पुलिस थाने पहुंच जाती है। अगर इतने साल से ये लफंगा तुम्हारा पीछा कर रहा था तो तुमने कभी कंप्लेन क्यों नहीं किया? इसी तरह तो इनके हौसले बढ़ जाते हैं। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं देखता हूं। इंस्पेक्टर सुनील को थाने बुलाकर चेतावनी देते हैं। सॉरी सर, आज के बाद मैं कभी उसके पास नहीं जाएगा। उसे मैं पसंद नहीं तो बोल देती, आपको बीच में लाने की क्या जरूरत थी? उस दिन के बाद दिव्या को सुनील कहीं दिखाई नहीं देता है। अरे माँ, कमाल हो गया। लगता है वो लफंगा सुधर गया। देखा पुलिस कंप्लेन का फायदा? मैं कहती थी ना माँ, लातों के भूत बातों से नहीं सुधरते। अच्छा माँ, अमित के मम्मी पापा आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ बेटा, कल ही बुला ले उनको। अमित अच्छा लड़का है। मैं तो कहती हूँ जल्दी से जल्दी तेरी शादी हो जाए तो सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। तू इस शहर से दूर रहेगी तो मेरी चिंता भी खत्म हो जाएगी। अगले दिन बहन जी सादगी से सगाई करके शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। अब सीधा धूमधाम से बारात ही लेकर आएंगे हम। जी ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझे। दिव्या अब शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गई थी। शादी से 3 दिन पहले। माँ, मैं पार्लर जा रही हूँ। बेटा, 3 दिन बाद शादी है, तेरा ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं लग रहा। तू किसी को साथ ले जा। अरे माँ, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ही ना हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी आई। घर से निकलकर दिव्या ने टैक्सी बुलाई। और पार्लर पहुंचकर टैक्सी से उतरकर किराया देने लगी। जल्दी से दोनों हाथ पकड़ इसका। बहुत उछल रही थी ना उस दिन। आज बताता हूं तेरे को। मैंने कहा था ना मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं
कितना गिड़गिड़ाया अपन तेरे आगे, इतना रिक्वेस्ट किया। बोला था ना बहुत प्यार करता तेरे से, लेकिन तुझको तो नौकरी वाले लड़के से शादी करने का है ना। 2 पैसे कमाने लगी तो खुद को हीरोइन समझती क्या? अपने इस चिकने थोबड़े पर बहुत घमंड है ना तेरे को। ले अब कर ले शादी। इतना कहकर सुनील ने एक बोतल खोलकर कुछ दिव्या की ओर फेंका। छपाक की आवाज के साथ दिव्या की इंद्रियां एक पल के लिए सुन्न पड़ गईं। साली को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब देखता हूं कौन करेगा इससे शादी। हंसते हुए वो दोनों बाइक लहराते निकल गए। दिव्या जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर खूबसूरत आंखें और नक्काशीदार सुंदर सी नाक, गोश्त का जल्दी से अस्पताल ले चलो, मदद करो इस बच्चे की, जल्दी से अस्पताल ले चलो। अरे रे ये क्या हो गया? अस्पताल में दिव्या लगभग 60% जल चुकी है। उसका बच पाना बहुत कठिन है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, 3 दिन बाद उसकी शादी है। कुछ भी करके बचा लो मेरी बच्ची को। दिन दहाड़े हुए इस एसिड अटैक ने न्यूज चैनल, अखबार, महिला आयोग, यहाँ तक के दोस्त और रिश्तेदारों को भी चर्चा का विषय दे दिया था। अस्पताल में भी मिलने वालों की भीड़ लगी हुई थी। मैंने दिव्या के झुलसे हुए चेहरे को देखा है। उसकी हालत इतनी बुरी है कि उसकी तरफ देख पाना भी कठिन है। हम जांच कर रहे हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस वाले अपनी औपचारिक पूछताछ करके जा चुके थे। धीरे धीरे भीड़ भी छंटने लगी थी। दो दिन बीत गए हैं, दिव्या को अभी तक होश नहीं आया है। मेरी बेटी ठीक तो है ना? आप देख रहे हैं ये दिव्या का मंगेतर अमित है। 2 दिन से यूं ही बुत बना बैठा हुआ है, ना बात कर रहा है ना कुछ खा रहा है। एक बार इसे मिल लेने दो दिव्या से। माफ कीजिए, अभी किसी को मिलने नहीं दे सकते। आप संभालिए इन्हें, हिम्मत रखनी होगी। शाम के समय नर्स दौड़ती हुई बाहर आती है। दिव्या को होश आ गया है, वो अपनी माँ से मिलना चाहती है। तू ठीक तो है मेरी बच्ची? क्या हाल बना दिया तेरा। इतना कहते हुए माँ की रोते रोते सिसकियां बंधने लगी। दोनों माँ बेटी काफी देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोती रही। आज कितनी तारीख है माँ? 20 दिसंबर है ना? आज के ही दिन मेरी शादी थी। कितनी बेताबी थी खुद को दुल्हन के लिबास में देखने की। कितने सपने सजाए थे। प्लीज एक बार आईना दिखा दो माँ, मैं अपना चेहरा देखना चाहती हूँ। नहीं बेटा, अभी तुम आराम करो। ये समय ऐसी बातें सोचने का नहीं है। मैं बाद में आती हूँ। नजरें मत चुराओ माँ, मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। एक बार खुद को देखकर अपनी पहचान से रूबरू होना चाहती हूँ। दिव्या की जिद के सामने माँ की एक न चली। उन्होंने आईना उसके हाथ में पकड़ा दिया। कांपते हाथों से आईना पकड़ते हुए दिव्या चीख उठी और हाथों से आईना छूटकर नीचे गिर पड़ा। क्या हुआ दिव्या? तुम चीखी क्यों? क्या हुआ? तुम क्यों आए हो यहाँ? माँ, अमित को बोलो यहाँ से चली जाए। लेकिन मेरा क्या कसूर है दिव्या? मैं अब तुम्हारे लायक नहीं रही। तुम्हारे क्या, किसी के भी लायक नहीं।
मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम जा सकते हो। मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। हाँ, मानता हूँ तुम्हारी सुंदरता पर मोहित था मैं। शादी करने का निर्णय लेने से पहले तुम्हारे पूरे वजूद को अपनाया है मैंने। सिर्फ तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारे पूरे अस्तित्व से प्रेम किया है। आंखें बंद करके तुम्हें महसूस कर सकता हूं। और जो प्रेम आंखों में महसूस हो वह सुंदर चेहरे का मोहताज नहीं होता। मेरे लिए तुम आज भी मेरी वही दिव्या हो। नहीं, मुझे अब किसी से प्रेम नहीं, नफरत हो गई है इस प्रेम शब्द से भी मुझे। एक सिरफिरे के झूठे प्रेम के समक्ष मेरा सच्चा प्रेम मत ठुकराओ दिव्या। अगर 2 दिन बाद ये हादसा होता तो क्या तब भी तुम छोड़ देती मुझे? मेरी और परीक्षा मत लो अमित। जीवन बहुत लंबा है। मेरे साथ नरक हो जाएगा तुम्हारा जीवन। समाज तरह तरह की बातें करेगा। किस किस को जवाब दोगे? मुझे किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास लौटने का कोई विकल्प ही नहीं है दिव्या। मैं तुम्हें मन से अपना चुका हूँ। बोलो, दोगी ना मेरा साथ? दिव्या ने भरी आंखों से अमित की ओर देखा। हाँ में गर्दन हिला दी। सुनील को हमने गिरफ्तार कर लिया है। जिस दुकान से उसने एसिड खरीदा था उसका भी पता लग गया है। भरोसा रखना बेटा, उसे मैं सजा दिलवा कर रहूंगा। उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो याद रखे। दर्द के लहरों से जूझते हुए दिव्या एक बार फिर से बेहोश हो रही थी, लेकिन उसकी उंगलियों के बीच मौजूद एक नर्म किंतु मजबूत स्पर्श उसे हर दर्द से लड़कर किनारे तक पहुंचने की हिम्मत दे रहा था। आई एम सॉरी, हम माँ को नहीं बचा पाए। बेटा, धीरज रखो। अब इन बच्चों का पालन पोषण भी करना है तुमको। बहू के जाने के बाद अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मोहन अब अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके घर वापस आता है। मोहन बेटा, कुछ खा लो। अगर ऐसे भूखे रहोगे तो तुम्हारी तबीयत भी बिगड़ जाएगी। माँ, मुझे भूख नहीं है। मोहन रूम में अपनी पत्नी का फोटो देखकर रो रहा होता है। बाहर बच्चे भी रो रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बेटा पागल हो जाएगा। नहीं, कल ही मैं पंडित जी से इसकी शादी की बात करूंगी। सुशीला अगले दिन पंडित जी से बात करती है और पंडित जी 2 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकालकर सुशीला को बताते हैं। अगले दिन माँ, आप कहाँ गई थी? आज बच्चे रो रहे थे और आपका कोई आता पता नहीं था। बेटा, मैं पंडित जी के पास गई थी। क्यों? पंडित जी से क्या काम था आपको अचानक? बेटा, मैं तेरी दूसरी शादी के लिए रिश्ता और मुहूर्त पूछने गई थी। मोहन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और सुशीला से बहुत लड़ता है। माँ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं दूसरी शादी करूंगा? बेटा, होने को कौन टाल सकता है? बहू के न होने पर अब इन बच्चों को तुम अकेले नहीं पाल सकते, इसलिए तुम्हें दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। माँ के बहुत समझाने के बाद मोहन दूसरी शादी कर लेता है। नई बहू घर पर आती है जिसका नाम पूजा है। पूजा दिखने में सुंदर और पढ़ी लिखी है। कुछ दिन बाद, बहू, ओ बहू, कहाँ हो? जी आई माँ जी। बहू, मोहन के लिए खाना बना दिया हो तो बच्चों को भी खाना खिला दे। हाँ माँ जी, इनको खाना खिला दिया है और टिफिन भी दे दिया है। आओ बच्चों, बैठो, खाना खा लो। मोहन के बच्चे अब 3 साल के हैं, लेकिन मोहन का ध्यान बस अब काम पर ही रहता है। वो अब घर पर ज्यादा किसी से बात नहीं करता।
बस अपने में ही रहता है। इस बात की चिंता सुशीला को भी है। इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी मोहन अपनी पहली पत्नी को नहीं भूल पाता है। एक दिन माँ जी, इनका मन न बच्चों में लगता है और ना ही घर में, बस सारा दिन काम काम और काम। हाँ बहू, मैं समझती हूँ, पर क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, उसको वक्त लगेगा, धीरे धीरे वो समझ जाएगा। बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग भाग कर खेल रहे होते हैं। मुझे ये मेरा है, ये मेरा है। चल हट। अरे अरे दिनेश, ये तूने क्या कर दिया? कि क्या हुआ बहू, क्यों इतना शोर कर रहे हो तुम लोग? अरे लल्ला, लल्ला ये तुझे क्या हो गया? माँ जी, ये दोनों यहाँ खेल रहे थे और दिनेश ने महेश को धक्का मारा और वो नीचे गिर गया। नहीं दादी, मैंने धक्का नहीं मारा। हाँ, शैतान कहीं का। पूजा मोहन को फोन करती है और उसको सारी बात बताती है। मोहन महेश को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। वहाँ पता चलता है कि महेश की जीभ कट गई है, जिसकी वजह से अब वो कभी बोल नहीं पाएगा। हाय राम, ये क्या हो गया? हम पर इतना भी जुल्म मत करो भगवान। माँ शांत हो जाइए, घर चलो, वहाँ बात करेंगे। सब घर वापस आ जाते हैं। मोहन दिनेश को बहुत सुनाता है और बहुत सारे डॉक्टर से पूछता है, पर यही पता चलता है कि महेश अब कभी बोल नहीं पाएगा। सब बहुत उदास हो जाते हैं। मेरे फूल से बच्चे के साथ भगवान ने बहुत अन्याय किया है। पहले उसकी माँ को और अब उसकी आवाज ही छीन ली है। समय बीतता जाता है और पूजा महेश को अब उसकी ना बोलने की वजह से पसंद नहीं करती है। एक बार जब सुशीला किसी काम से गांव जाती है तो पूजा महेश को मार्केट में छोड़ आती है। और मोहन के सामने आकर ड्रामा करती है कि वो पता नहीं कहाँ चला गया। पूजा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? देखिए, महेश तो मेरे साथ ही था। मैं सब्जी खरीद रही थी और जब मैंने बाद में देखा तो वो कहीं नहीं मिला। सुशीला गांव से लौट रही है और वो देखती है कि महेश रास्ते में रोता हुआ जा रहा है। तभी वो महेश के पास जाती है। अरे महेश बेटा, अरे इधर आ, जल्दी आ। महेश, तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? चल घर चल। मोहन महेश को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन पूजा उसको पसंद नहीं करती और सबके सामने उसका असली चेहरा आ जाता है। बहू, अगर तुमको महेश से इतनी ही परेशानी है तो अब मैं अपने पोते को लेकर गांव में ही रहूंगी। माँ जी, आप कुछ भी कहिए, पर मैं महेश को यहाँ नहीं रहने दूंगी। दिनेश के दोस्त उसका महेश की वजह से मजाक उड़ाते हैं। दिनेश एक नंबर का नालायक है और उसकी वजह से ही महेश आज बोल नहीं सकता। कुछ भी हो, पर महेश यहाँ नहीं रहेगा। परिवार में कलेश हो जाती है, जिसके चलते सुशीला महेश को लेकर गांव आ जाती है और उसका पालन पोषण अब वही करती है और दिनेश अपने घर पर रहता है। समय बीतता जाता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन, बेटा दिनेश, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर ही खा कर आया हूँ। तुमको जरा भी अपने करियर या घर की चिंता नहीं है? पापा, अगर आपको अपने काम से कभी फुर्सत मिलती
और तब आप मुझसे ये सवाल करते तब थोड़ा अच्छा होता। दिनेश चुप रहो, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। सारा दिन नशे में रहते हो। जाओ अपने रूम में जाओ। अगले दिन मोहन दिनेश को बुलाता है। सुनो दिनेश, मेरी आज एक मीटिंग है। तुम आज अपनी मॉम को शॉपिंग पर ले जाना, और सुनो, मेरी कार से ले जाना, और एक बात, बहुत संभाल कर चलाना गाड़ी। ठीक है। मोहन को पता नहीं चलता है, पर दिनेश ने शराब पी रखी है, जिसकी वजह से कार अनकंट्रोल हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दिनेश को तो ज्यादा चोट नहीं आती है, पर पूजा की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। हेलो हेलो पापा। क्या हुआ दिनेश, तुम इतने परेशान क्यों हो? पापा, कार का एक्सीडेंट हो गया है पापा। आप जल्दी से हॉस्पिटल आइए, जल्दी। पापा, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। अभी दूसरे हॉस्पिटल से डॉक्टर आए हैं, वही माँ का इलाज कर रहे हैं। मैंने तुमको बार बार बोला है कि ड्रिंक करके कार मत चलाया करो, पर तुम्हें तो समझ नहीं आता। मोहन उनसे पूजा का हाल पूछने के लिए आगे आता है, पर डॉक्टर बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। कैसे डॉक्टर है, बिना कुछ बोले ही चले गए? तभी नर्स चेयर कार पर पूजा को लेकर आती है और साथ में ये बताती है कि वो डॉक्टर बोल नहीं सकते। पूजा को याद आता है कि उनकी शर्ट पर डॉक्टर महेश लिखा था, मतलब ये उनका लड़का ही है जो अब डॉक्टर बन गया है। बहू, तुम ठीक तो हो ना? माँ, आप यहाँ? अब सुशीला मोहन को बताती है कि महेश ने उसको बताया था, इसीलिए वो पूजा को देखने आई है। पूजा अब अपनी गलती पर बहुत पछताती है और महेश से घर चलने को कहती है। महेश इशारे में मना करता है और तब सुशीला महेश की तरफ से बोलती है। पूजा बहू, महेश का कहना है कि अब वो सिर्फ मेरे साथ ही रहेगा, पर हाँ, अगर तुम लोग उससे मिलने आते हो तो वो तुम लोगों से जरूर मिल लेगा, पर रहेगा सिर्फ मेरे साथ। ये बात सुनकर पूजा और मोहन को बहुत खराब लगता है, लेकिन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो महेश को माफी मांगते हैं और महेश उनको इशारे से समझाता है कि इसकी जरूरत नहीं है। और फिर पूजा, मोहन और दिनेश घर के लिए चले जाते हैं और सुशीला महेश के साथ अपने घर चली जाती है।